नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भोगोदयाल शर्मा जी की कहानी को आइए दोस्तों फिर आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भोगोदयाल शर्मा जी का मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल था वो 1 नवंबर 1966 से शुरू होता है और 23 मार्च 1967 को खत्म हो जाता है। पंडित जी का यह मुख्यमंत्रित्व काल दोस्तों बहुत छोटा सा है, क्योंकि 1967 की शुरुआत में ही नई विधानसभा के लिए चुनाव होने थे और ठीक 40 दिन बाद 9 दिसंबर 1966 को राज्य विधानसभा भंग हो गई। और सही मायने में देखें तो 40 दिन ही थे जब पंडित जी को विधानसभा के नेता के रूप में थे। अगले चुनाव होने व नई विधानसभा के गठन तक उनको मुख्यमंत्री पद पर तो रहना था, और लेकिन वे प्रदेश के विकास हेतु कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते थे। 17 फरवरी 1967 मतदान की तिथि निर्धारित की गई थी और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत थोड़े समय रह पाए थे। और एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर हम उनके कामों का मूल्यांकन करने बैठें तो नैतिक रूप से ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें 5 साल कामकाज के मिलते तो सही में उनका मूल्यांकन कर पाते कि पंडित जी क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए। लेकिन आज हम उनके इस अल्पकाल में ही उनके फैसलों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो 5 साल मुख्यमंत्री रहते तो हरियाणा को किस दिशा में ले जा सकते थे और स्टेट के विकास को लेकर उनका विजन क्या था। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने से पहले पंडित भोगोदयाल जी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सार्वजनिक जीवन में गुजार चुके थे। देश की आज़ादी के आंदोलन में 6-7 साल जेल में भी गुजारे थे और मुख्यमंत्री जब वो बने तो पंडित जी की आयु 48 साल थी और 3 दशक वो जनसेवा में रहे थे। राजनीति का उनको कम अनुभव था, लेकिन जीवन का उनके पास अच्छा खासा अनुभव था और सालों तक वो श्रमिक आंदोलन से जुड़े रहने के कारण इस तबके की समस्याओं, आम आदमी किसानों की पीड़ा को समझते थे। उनके लिए कुछ कर गुजरने की चाहत भी रखते थे, लेकिन समय ने उनको हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बनने का तो अवसर दिया दोस्तों, लेकिन काम करने का भाग्य उनको नहीं था, उनके पास वक्त नहीं था। अगर उनके मुख्यमंत्री काल के कैबिनेट फैसलों और उस दौर के अखबारों को खंगाला जाए तो काफ़ी जानकारियां मिलती हैं दोस्तों। 9 नवंबर 1966 को हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक की कार्रवाई से संबंधित खबर को तत्कालीन प्रतिष्ठित हिंदी अखबार वीर प्रताप में विस्तार से छापा गया था। दोस्तों, खबर का हेडिंग था, हरियाणा में सच्चर फार्मूला लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों का वेतन 1000 रुपये मासिक और मंत्रियों से संपत्ति की सूची मांगी गई। अगर मैं आपको खबर पढ़कर सुनाऊं तो उस समय आपको पता लगेगा, कई नई चीज़ें पता लगेंगी। और खबर में यह था कि प्रताप न्यूज सर्विस चंडीगढ़ 9 नवंबर, इसको डेटलाइन बोलते हैं हम अखबारी भाषा में दोस्तों। उन्होंने लिखा था कि आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य की खाद्य स्थिति, शांति व्यवस्था आदि मसलों पर विचार किया गया। और बैठक के बाद श्री भोगोदयाल ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा में अब सच्चर फार्मूला लागू किए जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हरियाणा विशुद्ध हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ की सरकारी भाषा हिंदी होगी। यानी कि एक सवाल तो मुक गया था। आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जो खाद्य संकट मौजूद है, हमें आशा है कि हम स्थिति का मुकाबला करेंगे। हमें पंजाब से 20,000 टन आयातित गेहूं मिलेगा। संभव है कि हम पंजाब से आटा भी लें। उस समय दोस्तों अमेरिका से गेहूं हम आयात करते थे। पुराने लोग हमें जानते होंगे, वो अपने सूअरों को वो गेहूं खिलाते थे, लाल गेहूं होती थी, वो हम खाया करते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर तक अपनी सारी संपत्ति की सूची मंत्री उन्हें दे दें और अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण वो प्रधानमंत्री को भेजेंगे। श्री शर्मा ने आज निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री समेत सभी केंद्रीय स्तर के मंत्री 1000 रुपये मासिक वेतन लेंगे, जबकि अन्य मंत्रियों को 800 रुपये मिलेंगे। जो लाखों ले रहे हैं दोस्तों, 1000 रुपये उस समय होते थे। शनिवार और रविवार को दौरे पर मंत्री जाया करेंगे और ये भी फैसला हुआ था कि कोई मंत्री बड़े बड़े डिनर और पार्टियां स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल के निर्णयों से स्पष्ट है कि पंडित जी के नेतृत्व में सरकार खाद्य संकट के प्रति गंभीर थी
और मुख्यमंत्री को सर्वोच्च प्राथमिकता ईमानदार, जवाबदेह और पारदर्शी शासन देने की थी। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि मंत्रिमंडल के सदस्य सादगीपूर्ण जीवन जिएं, भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो, और साथ ही भाषा के मुद्दे पर पंडित जी ने बेबाक तरीके से स्थिति साफ कर दी थी। हरियाणा में पंजाबी भाषा लागू नहीं की जाएगी, हरियाणा एक विशुद्ध हिंदी भाषी राज्य है। उन्होंने राज्य के सचिवालय स्तर पर हिंदी को सरकारी भाषा घोषित कर दिया था। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा दोस्तों कि पंडित जी की ये भी कोशिश थी और उनको पता था कि ये प्रदेश जो है नया नया बना है और राज्य की नौकरशाही प्रदेश को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं लेगी तो सफलता नहीं मिल सकती। 7 दिसंबर 1966 को वो हिसार गए थे और वहाँ पर जो ज़िले के अधिकारी थे उनको उन्होंने संबोधित किया था और उस संबोधन में उन्होंने कहा था कि अधिकारी लोगों के काम करने में देरी ना करें, जो भी न्याय संगत निर्णय हो उसे वह तुरंत करें। गरीब जनता के करों से आपको वेतन मिलता है और यदि वह फिर भी गरीब जनता की भलाई नहीं कर पाते तो आपका कोई लाभ नहीं है। हमें ईमानदार, सहयोगी और अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले अधिकारी चाहिए। हम समस्याओं का समाधान अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, चाहिए ही। और याद रखिए कि कुल आय का 60% आप लोगों के वेतन पर खर्च होता है, फिर भी उतना सहयोग न हो तो ये चिंताजनक बात है। और संबंधित अधिकारी ध्यान दें कि विकास कार्यों की ओर खास ध्यान दिया जाए। 5 वर्षों के अंदर हमें अपने प्रांत को समृद्धिशाली और आदर्श बनाना हमारा कर्तव्य है। ये उनका भाषण था। और पंडित जी का मानना था कि नौकरशाही में सुधार किए बिना सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक अपव्ययों पर वो अंकुश लगाना चाहते थे और उन्होंने नौकरशाही से आह्वान किया था कि नए और उन्नत हरियाणा के लिए स्वयं को वो समर्पित करें। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों को आदेश दिए थे कि वो फालतू स्टाफ की सूची तैयार करें तथा वो उपाय भी समझाएं जिससे प्रशासनिक खर्चों में कटौती की जा सके। उन्होंने कर्मचारियों की कार्यालयों में कार्यावधि 7 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे की थी। ये जो 8 घंटे की आज हम ड्यूटी देखते हैं दोस्तों, ये पंडित भगवत दयाल जी ने प्रदेश में लागू की थी और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्टेट का 1 पैसा भी फिजूल खर्च ना करें। इसके बाद प्रशासनिक खर्चों में 35% की कटौती वो लेकर आए थे और हरियाणा जो आर्थिक संकट था, नया नया राज्य था, उसको उबारने में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। और नए बने हरियाणा को पंडित जी बहुत आगे लेने जाना चाहते थे ताकि इतिहास में उनको एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में याद किया जा सके। 28 दिसंबर 1966 के दैनिक वीर प्रताप अखबार में एक खबर और छपी थी दोस्तों। अगर खबर का लबोलुआब मैं आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि पंडित जी क्या चाहते थे। और रोहतक तब ये जिला होता था, झज्जर भी रोहतक में ही आता था और उसमें लिखा हुआ था कि रोहतक से 20 मील की दूरी पर पंडित भगवत दयाल शर्मा ने घोषणा की कि झज्जर और बेरी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा की 4 छोटी छोटी नदियों का पानी बांध बनाकर इकट्ठा किया जाएगा और इस तरह से सिंचाई के साधनों को विकसित किया जाएगा ताकि किसानों को फायदा पहुंच सके। इस काम पर अनुमानित 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उसमें 1000 रुपये वेतन होता था मंत्रियों का, तो उसमें 14 करोड़ का बजट उस समय के हिसाब से बड़ा था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हरियाणा के विकास पर 175 करोड़ का लगभग व्यय किया जाएगा और इस राशि का 60 करोड़ रुपया सिंचाई पर खर्च किया जाएगा। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 2 थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ पशुओं को सुधारने के लिए 20,000 एकड़ भूमि सुरक्षित रखी गई है। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने लोगों से भी अपील की थी कि अपनी शक्ति को व्यर्थ की छोटी छोटी बातों में नष्ट न करें, बल्कि हरियाणा के विकास में लगाएं, हरियाणा को आगे लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने झज्जर में लड़कियों की शिक्षित करने के लिए एक हाई स्कूल की नींव भी रखी थी दोस्तों, जो आज भी है उनका पत्थर वहाँ पर। और इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के दिलो दिमाग में एक ऐसे प्रदेश की कल्पना थी जो उनको कृषि प्रधान होते हुए भी औद्योगिक रूप से अग्रणी हो सके। उनकी सरकार राज्य में सिंचाई के साधनों के अधिकाधिक विकास के लिए कृत संकल्प थी और उनकी सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें 1/3 से भी ज़्यादा धनराशि सिंचाई साधनों के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान करवाया था। उनके कार्यकाल में चंडी मंदिर के निकट घग्गर नदी पर 7 करोड़ की लागत से
बांध बनाए जाने की योजना को स्वीकृति दी गई थी। बिजली की उस समय दोस्तों इक्का दुक्का गांव में ही लाइट पहुंची हुई थी, वो तो बंसीलाल जी लेकर आए, लेकिन बिजली की कमी उस समय भारी थी और भविष्य में उसकी मांग को वो समझते थे, क्योंकि उद्योगों में का उनको पता था, मजदूरों के बीच भी काम किया था और इसलिए उन्होंने 2 थर्मल पावर प्लांट लगवाने की योजना बनाई थी। पंडित भगोदयाल जी की जो सरकार थी अगर वो 5 साल रहती तो वो शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर फोकस रखते, किसान और पशुधन पर भी वो फोकस करते और हरियाणा के निर्माण में उस समय जो हरियाणवी क्षेत्र में खाद्यान्न का संकट था, 70 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हरियाणा भले ही खाद्यान्न विशेषकर गेहूं उत्पादन में अपनी ज़रूरत की पूर्ति से काफ़ी आगे निकल गया था और केंद्रीय पूल में गेहूं देकर महत्वपूर्ण योगदान देता था, लेकिन 1966-67 में हरियाणा गेहूं उत्पादन में अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। हमें बाहर की जो गेहूं है वो खानी पड़ती थी और 5 दिसंबर 1966 को पंडित भगोदयाल शर्मा ने प्रदेश की खाद्यान्न स्थिति के विषय में यमुनानगर में एक भाषण दिया था दोस्तों, और वो भी वीर प्रताप अखबार में छपा था। उस समय का बहुत लोकप्रिय अखबार होता था और सियासत में भी खासी दखल ये अखबार रखता था और उन्होंने लिखा था कि मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा के लोगों को खाने पीने के संबंध में अपने स्वभाव को बदलना होगा। हरियाणा में चावल, बाजरा और दूसरे मोटे अनाज आवश्यकता से अधिक हैं, किंतु गेहूं के उत्पादन के संदर्भ में राज्य अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करता है। लोगों को चाहिए कि वो अनाज नष्ट ना होने दें और मैं समझता हूं कि हरियाणा में अनाज के वितरण की पद्धति में कुछ त्रुटियां हैं। कुछ डिपो होल्डर सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारियों से मिलकर गड़बड़ियां कर रहे हैं। पंडित भगोदयाल जी ने उनको चेतावनी दी कि किसी भी व्यक्ति को वर्तमान संकट में भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपने कहा कि दोषी कर्मचारी और डिपो होल्डरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आजकल तो कोई कुछ कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय कर्मचारी भी डरते थे। कुछ फैसले ऐसे भी हैं दोस्तों जो आश्चर्य की दृष्टि से देखे जा सकते हैं। मांस मछली से हमेशा दूर रहने वाले पंडित भगोदयाल जी ने सोनीपत के कुंडली में बूचड़ खाना स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति दे दी थी और इस फैसले से पूरा हरियाणा हैरान हो गया था। हालांकि बाद में चौधरी बंसीलाल ने इसे रद्द कर दिया था और शराब बनाने और उसको बेचने के लिए हरियाणा में ठेके देने की शुरुआत पंडित भगोदयाल जी के मुख्यमंत्री काल में ही हुई थी। इस तरीके से देखें तो पंडित जी ने अपने अत्यंत छोटे से मुख्यमंत्री काल में हरियाणा के निर्माण की मजबूत नींव दोस्तों रखी। एक बड़ा सपना उन्होंने देखा था, लेकिन 5 वर्ष उनको काम करने के लिए कभी मिले ही नहीं। सरकार चली गई और पंडित जी में जो एक अवगुण है, आप उसको या फिर आप उनकी राजनीतिक शैली है उसके हिसाब से देखते हैं दोस्तों कि वो यारों के यार थे, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मन बहुत बनाए। वो कुछ भी कह देते थे, जुबान पर पंडित जी का लगाव नहीं था। अगर वो संयमित तरीके से रहते और विरोधियों को अपना बनाने की कला उनमें होती तो शायद वो बहुत लंबी पारी हरियाणा में खेल सकते थे, लेकिन नहीं खेल पाए। 1967 में वो दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी कहानी हम कल बताएंगे दोस्तों। और देवीलाल जी तो अक्सर कहा ही करते थे कि पंडित जी तेरा मान सम्मान पूरा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ नहीं देखने देवांगे। ऐसा हुआ भी दोस्तों, इसलिए उनकी सरकार चली और 1967 में उनकी सरकार फिर गई। कल 1967 के चुनाव की पूरी कहानी भी होगी दोस्तों, उनकी सरकार जाने की बात भी होगी, किस किस को उन्होंने जोड़ जुगाड़ लगाकर हराए, वो कैसे कैसे जीते, कौन जिताया, इसकी कहानी मैं आपको बयां करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।